हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। पिछले क्लास में हमने फूड जो चैप्टर था उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा। अब जो है हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे यहाँ पे जो है मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ। प्रत्येक पद के समूहों को पढ़कर भिन्न समूह का चयन कीजिए। भिन्न का मतलब होता है अलग, यानी हम लोग को देखना है ऑप्शन पहला गाय, दूध, मक्खन। तो गाय 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 क्या देती है? दूध देती है, और दूध से क्या होता है? मक्खन बनता है। दूसरा, मुर्गी, मांस और अंडा। तो मुर्गी से जो है हमें मांस भी मिलता है और अंडा भी मिलता है। तीसरा देखते हैं, बकरी, दूध और मांस। तो बकरी जो है, बकरी दूध भी देती है और बकरी से हमें मांस भी मिलता है। चौथा देखते हैं, पौधे, सब्जियां और छाछ। तो पौधे जो है, पौधा से हमें सब्जी मिलता है लेकिन छाछ नहीं मिलता है। तो ये जो ऑप्शन है फोर्थ, ये जो क्या है? भिन्न है, मतलब अलग ये है। ठीक है, ये अलग है। तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 4 जो है सही आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ये क्वेश्चन की ओर। पौधे तथा जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होते हैं? पहला, सेलुलोस एवं ग्लूकोज, स्टार्च एवं सेलुलोस, स्टार्च एवं ग्लूकोज, सेलुलोस एवं ग्लाइकोजन। तो देखिए, पौधे तथा जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च एवं ग्लूकोज के रूप में संग्रहित होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन 3 है वो राइट आंसर है। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा ओलिगोसैकेराइड का समूह है? स्टार्च, सुक्रोज एवं फ्रैक्टोस, ग्लूकोज, फ्रैक्टोस एवं सेल्यूलोस, सुक्रोज, लैक्टोस एवं माल्टोस, स्टार्च, लैक्टोस एवं माल्टोस। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सुक्रोज, लैक्टोस एवं माल्टोस, जो कि ओलिगोसैकेराइड का समूह है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कच्चे खाद में उपस्थित स्टार्च का परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो कच्चा पदार्थ होता है, उस कच्चे पदार्थ में स्टार्च का परीक्षण हम लोग कैसे करेंगे? तो उसके ऊपर जो है तनु आयोडीन विलयन का ड्रॉप डालेंगे, यानी हम लोग कुछ बूंद उसके ऊपर डालेंगे तो जो उसका कलर है क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाँ, लंबे समय तक उपवास के समय सर्वप्रथम होता है, पहले वसा प्रयोग होगी, उसके बाद लीवर एवं मांसपेशियों से कार्बोहाइड्रेट एवं अंत में प्रोटीन बनेगी। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का, उसके बाद वसा एवं अंत में प्रोटीन का उपयोग होगा। सर्वप्रथम लिपिड का, उसके बाद प्रोटीन एवं अंत में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग होता है, या फिर चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जब लंबे समय तक उपवास किया जाता है तो सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का उसके बाद वसा एवं अंत में प्रोटीन का उपयोग होता है। तो इसका जो आंसर होगा सेकंड नंबर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण मनुष्य शरीर द्वारा किया जाता है कहलाते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, संश्लेषित अमीनो अम्ल या प्राकृतिक अमीनो अम्ल। तो देखिए, वे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण मनुष्य शरीर द्वारा किया जाता है वह कहलाता है अनावश्यक अमीनो अम्ल, यानी इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? दूसरा होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोजेनेसिस के लिए सत्य है? ग्लाइकोजन आधिक्य किडनी में संग्रहित होता है, ऊर्जा आधिक्य का सामान्यतया वसा के रूप में शरीर में संग्रहित होना, ग्लूकोज के आधिक्य का यकृत एवं मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होना, ग्लाइकोजन का यकृत एवं मांसपेशियों में ग्लूकोज के रूप में एकत्रित होना। तो देखिए,
जो ग्लूकोज के आधिक्य का यकृत एवं मांसपेशियों में ग्लाइकोजोन के रूप में संग्रहित होना ग्लाइकोजेनेसिस के लिए सत्य है। तो इसका जो उत्तर होगा तीसरा होगा। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं। खाद्य पदार्थ में उपस्थित प्रोटीन के परीक्षण के लिए पद हैं। परख नली में खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं तथा उसमें 10 बूंद जल डालते हैं और एवं इसको हिलाते हैं। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ का चूर्ण या पेस्ट बनाते हैं। परख नली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन मिलाते हैं एवं अच्छी तरह से हिलाते हैं। इसमें से 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन मिलाते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो ये क्या बोलते हैं, हम लोग सबसे पहले परख नली में जो है परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ का चूर्ण लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद परख नली में खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं तथा इसमें 10 बूंद जल डालते हैं एवं उसको हिलाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन मिलाते हैं और फिर उसके बाद परख नली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन मिलाते हैं। हम अच्छी तरह से हिलाते हैं। तो ये क्या करना था, हमें इन्हें पदों में सजाना था, यानी सही क्रम में लिखना था। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ का चूर्ण या पेस्ट लेते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, परख नली में खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं, उसमें 10 बूंद जल डालते हैं, हम इसको हिलाते हैं। फिर परख नली में जो है 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन मिलाते हैं। फिर परख नली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन मिलाते हैं और अच्छी तरह से हिलाते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वसाय कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती है। वसाय केवल जंतुओं से प्राप्त होती है। आहार में उच्च मात्रा में संतृप्त वसा की उपस्थिति से हृदयघात हो सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो देखिए, जो वसाय कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती है, ये जो कथन है ये सही है, क्योंकि वसाय केवल हमें जंतुओं से नहीं प्राप्त होती। चाहे आहार में उच्च मात्रा में संतृप्त वसा से उपस्थिति से हृदय घात हो सकता है, ये एकाएक नहीं होता है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। जो पहला आंसर है वो हमारा सही है, पहला ऑप्शन का आंसर सही है। अच्छा, फिर उसके बाद है, माँ के दूध को अच्छा मानते हैं क्योंकि इसमें होते हैं अधिक वसा एवं अधिक लिपिड, कम वसा एवं कम लिपिड, कम वसा एवं अधिक वसा एवं कम लिपिड। देखिए, माँ के दूध को इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि उसमें कम वसा एवं कम लिपिड होता है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। मानव शरीर में वसा एकत्रित होती है। पहला ऑप्शन है एडिपोज ऊतक में, यकृत कोशिकाएं में, एपिडर्मिस कोशिकाएं में, एपिथीलियम कोशिका में। तो देखिए, जो मानव शरीर में वसा एकत्रित होती है वो होती है एपिटोज ऊतक में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा विटामिन सी, निम्न में कौन सा अम्ल विटामिन सी में उपस्थित होता है? तो सिट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फॉलिक अम्ल। तो देखिए, विटामिन सी जो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल में उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन 2 जो है सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सारणी 1 एवं सारणी 2 को सुमेलित कीजिए एवं सारणी के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है,
हाँ, देखिए यहाँ पे सारणी 1 दिया है, सारणी 2 दिया है। पहला है विटामिन B1 एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन B2 राइबो राइबोफ्लेविन अम्ल, विटामिन ए थायमिन अम्ल, विटामिन सी रेटिनॉल अम्ल। तो इसका सही विकल्प चुनाव क्या हो जाएगा? देखिए 3 का हो जाएगा आपको, देखिए 3 2 4 1, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? 3 यानी ABCD। ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और बी का क्या हो जाएगा? बी का 2 हो जाएगा। और सी का 4 हो जाएगा। और डी का 1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? A3 B2 C4 D1, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्न में से विटामिन के संदर्भ में सही कथन नहीं है। यह नाम फूक द्वारा दिया गया। यह जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं। इनकी न्यूनता से बीमारी हो जाती है। यह पाचन में सहायता करते हैं। तो देखिए विटामिन जो है इसका नाम जो है ये फूक ने दिया था। यह जीवन के लिए अति आवश्यक भी होता है। इसकी न्यूनता से बीमारी हो जाती है, लेकिन ये पाचन क्रिया में सहायता नहीं करते हैं। तो जो ऑप्शन 4 है वो क्या है? गलत है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन 4, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्न में से भोजन में किसकी कमी से रात्रि अंधता यानी नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी होती है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है वसाए, तीसरा है विटामिन ए, चौथा है विटामिन सी। तो विटामिन ए की कमी से रात्रि में नाइट ब्लाइंडनेस की कमी बीमारी हो जाती है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन जटिल कार्बनिक अणु होते हैं। हमारे जीवन के लिए विटामिन की थोड़ी सी मात्रा आवश्यक होती है। हमारे शरीर में जल घुलनशील विटामिन एकत्रित हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले विटामिन क्या है? जटिल कार्बनिक अणु होते हैं और हमारे जीवन के लिए विटामिन की थोड़ी सी मात्रा आवश्यक होती है, लेकिन हमारे शरीर में जल में घुलनशील विटामिन एकत्रित होते हैं। ये जो है गलत है। तो इसका सही कथन कौन सा कथन सही हो जाएगा? फर्स्ट और सेकेंड, यानी पहला ऑप्शन हम लोग का सही है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। विटामिन में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B12 परनासियम एनीमिया, विटामिन B6 बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन B3 पेलाग्रा। तो देखिए विटामिन B12 से जो है परनीसियस एनीमिया होता है। विटामिन B6 से बेरी नहीं होता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है और विटामिन B3 से पेलाग्रा होता है, ठीक है। तो विटामिन B6 से जो है हमारा क्या कौन सा रोग होता है? तो रुधिर क्षीणता, चर्म रोग एवं पेशीय ऐंठन होता है, ठीक है। तो विटामिन B3 से जो है बेरी नहीं होता है, इसलिए ये जो ऑप्शन है ये क्या है? गलत है। तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? बी, ठीक है, यानी सेकंड हो जाएगा, सेकंड। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न सारणी का अध्ययन कीजिए। निम्न सारणी का अध्ययन कीजिए। पहला ऑप्शन में है विटामिन, ठीक है, और यहाँ है न्यूनता लक्षण। नियासिन रक्त का थक्का बनने में देरी, पाइलोक्विन रिकेटस, एंटोथिनिक अम्ल पेलाग्रा, राइबोफ्लेविन
क्लोसिस, समूह जिसमें विटामिन न्यूनता लक्षण से सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए राइबोफ्लेविन जो होता है क्लोसिस, जिसका न्यूनतम लक्षण होता है, ये जो है इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन जो है 4 जो है सही होगा, यानी ये जो है हमारा ये सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्न में से खनिज लवण की कमी होने से होने वाले रोगों का सही समूह है। रिकेटस, क्वासियोकोर, गोइटर, मैरेस्मस, क्वासियोकोर एनीमिया, गोइटर एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस। तो देखिए खनिज लवण की कमी से होने वाले रोगों का सही समूह है गोइटस, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन 4 जो है सही आंसर है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न सारणी पर विचार कीजिए। खनिज लवण, कैल्शियम बी, न्यूनता रोग, गला। लक्षण कमजोर हड्डियां, दंत क्षय में स्थित थायराइड ग्रंथि में सूजन आना। निम्न में से कौन सा विकल्प ए एवं बी के लिए उपयुक्त है? ठीक है, कैल्शियम ए कमजोर हड्डियां, दंत, बी गले। ठीक है, तो इस ऑस्टियोपोरोसिस आयोडीन। ठीक है, ये जो है ये ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सारणी 1 एवं सारणी 2 को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प को चुनिए। सारणी 1 पोषक तत्व, सारणी 2 खाद्य पदार्थ। प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन चीज, वसा, मक्खन, खनिज लवण, हरी सब्जियां, स्टार्च, मक्का। ठीक है, तो देखिए जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन पाया जाता है किस में? चीज में। प्रोटीन किस में पाया जाता है? चीज में। और वसा किस में पाया जाता है? मक्खन में। खनिज लवण, जो है हरी सब्जियां। स्टार्च, एक मिनट रुक जाइए, ये जो है ऑप्शन जो है ये हो जाएगा ए के साथ 1, प्रोटीन चीज में, वसा मक्खन में। खनिज लवण किस में पाया जाएगा? तो खनिज लवण पाया जाएगा हरी सब्जियां में, स्टार्च, मक्का में। स्टार्च जो है हरी सब्जी में भी पाया जाता है। कौन सा कथन स्वस्थ आहार के लिए सही है? खाने के बीच में हमेशा उच्च ऊर्जा वाले स्नैक्स को खाना स्वास्थ्यवर्धक होता है, चूँकि यह प्रचुर मात्रा में विटामिन एवं ऊर्जा देते हैं। फल एवं सब्जियां अच्छे चुनाव है क्योंकि इनमें उच्च ऊर्जा होती है। एक संतुलित आहार में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, वसा तथा थोड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एवं फाइबर होना चाहिए। आहार में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं फाइबर एवं जल की प्रचुर मात्रा स्वास्थ्य आहार के लिए सर्वोत्कृष्ट होती है। तो देखिए ये जो ऑप्शन 4 है, ये जो कथन है सही है कि आहार में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं फाइबर व जल की प्रचुर मात्रा स्वस्थ आहार के लिए सर्वोत्कृष्ट होती है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। मीना के पास 20 किलोग्राम हरी पत्ती वाली सब्जियां हैं। वह उन्हें भविष्य में प्रयोग करने के लिए एकत्रित करना चाहती है। निम्न में से कौन सा विधि उसके द्वारा प्रयोग की जाएगी जिससे सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके? पहला है शुष्क परीक्षण, दूसरा है शीत परीक्षण,
तीसरा है सर्द परीक्षण, चौथा है गर्म परीक्षण। शुष्क मतलब होता है ठंडा। तो ये जो शुष्क परीक्षण के द्वारा वो जो सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल के बाद रीना रोज सड़क के पास वाली दुकान में गोलगप्पे खाती है। एक सप्ताह बाद उसको तेज बुखार हो जाता है। उपरोक्त घटना का सही कारण हो सकता है अनहाइजीन फूड, मक्खियाँ एवं धूल युक्त खुला खाना, बिना घुले हुए खाद्य पदार्थ, कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र। तो देखिए इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला तो अनहाइजीन फूड, मक्खियाँ एवं धूल युक्त खुला खाना हो सकता है, या फिर बिना धुले हुए खाद्य पदार्थ हो सकता है। ठीक है, तो इसके ये 3 कारण हो सकते हैं। अब देखिए सीटेट में जो है पिछले साल जो है मैंने पहले पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं। ये सीटेट जून 2011 में आया था। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परीक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी के कारण, पहला देखिए, के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती है। दूसरा, के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं का आकार बदल जाता है। तीसरा, खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं। चौथा, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का जीव द्रव्य कुंचन करते हैं। तो देखिए जो अधिक नमक होता है, अधिक नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक खाद्य पदार्थ को हम लोग परीक्षित कर सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का जीव द्रव्यन कुंचन करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा 4 होगा। ठीक है, 4। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला, आयोडीन एवं फ्लोरीन की, लौह एवं आयोडीन की, लौह एवं कैल्शियम की, सोडियम एवं पोटेशियम की। तो देखिए मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिजों की पर्याप्त मात्रा में सोडियम एवं पोटेशियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है हम लोग का सही उत्तर होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये जनवरी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, जनवरी 2012 में। ठीक है, आहारी रेशे कोलेजन रेशों से बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, रुक्षांश भी कहलाते हैं, सेल्यूलोस और प्रोटीन से बनते हैं। तो देखिए आहारी रेशे जो होते हैं रुक्षांश भी कहलाते हैं, यानी आहारी रेशे को हम लोग रुक्षांश भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन 3 जो है हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ देखिए, नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। ये क्वेश्चन है सीटेट फरवरी 2014 का। पहला है देखिए, उबले और पीसे आलू, उबले और चबाए हुए चावल, रोटी ब्रेड का टुकड़ा, चीनी शर्करा का घोल, नारियल का तेल। आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पे उपरोक्त में से कौन सा नीला काला रंग प्रदान करेगा। तो देखिए अगर उबले और पीसे आलू के साथ हम लोग आयोडीन का घोल मिलाएंगे, घोल के कुछ बूंद डालेंगे, तो हमें नीला काला रंग प्रदान करता है। ठीक है, उबले और चबाए हुए चावल को हम लोग जब ये नमक का घोल, आयोडीन का घोल डालेंगे तो वो भी नीला एवं काला रंग प्रदान करेगा। जो रोटी है, रोटी का जो टुकड़ा होता है उस पर भी अगर हम लोग ना आयोडीन का घोल का कुछ बूंद डालेंगे तो वो भी क्या करेगा, हमें नीला काला रंग प्रदान करेगा। लेकिन ये चीनी का घोल और नारियल का तेल, ये दोनों पे अगर हम लोग आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करेंगे तो ये हमें नीला काला रंग प्रदान नहीं करेगा। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है ABC, यानी उबले और पीसे आलू, उबले और चबाए हुए चावल, रोटी ब्रेड का एक टुकड़ा, इसमें अगर हम लोग आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करेंगे तो हमें नीला काला रंग देगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पकाने से पूर्व चावल को पानी की अत्यधिक मात्रा में
अधिक मात्रा से बहुत बार धोने से हो सकती है। ये क्वेश्चन जो है सीटेट 2014 में पूछा गया है कि पकाने से पूर्व चावल को पानी की अत्यधिक मात्रा से बहुत बार धोने से हो सकती है। पहला, विटामिन ई की कमी, विटामिन बी की कमी, जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट की कमी, या फिर सतही प्रोटीन की कमी। ठीक है, तो देखिए अगर चावल को पकाने से पहले अत्यधिक मात्रा में बार बार पानी की अत्यधिक मात्रा में बार बार धोने से जो है विटामिन बी की कमी हो सकती है, यानी उसके अंदर का विटामिन बी जो है कम हो सकता है। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है सीटेट मई 2016 में पूछा गया है। कह रहा है राधिका के मसूड़ों से अक्सर रुधिर मतलब खून निकलता रहता है एवं उसके घाव भरने में लंबा समय लगता है। उसके आहार में कौन से विटामिन की कमी है? तो देखिए ऐसा जब भी कभी होता है तो विटामिन B1 तो नहीं होगा, विटामिन डी भी नहीं होगा, विटामिन ए भी नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें विटामिन सी की कमी है। तो ऑप्शन 2 जो है हमारा राइट आंसर होगा, यानी विटामिन सी की कमी से हमारे घाव भरने में बहुत समय लेता है, या फिर उसके जो हमारा जो मांसपेशियाँ होता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो ये हम लोग का जो क्वेश्चन सेट था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे नए टॉपिक